नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। भारत और ओमान आज मुक्त व्यापार समझौता पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। लोकसभा में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा का देंगे जवाब। आज तड़के विधेयक पर सभी सांसदों ने रखे विचार। राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा के उपयोगों से जुड़े शांति विधेयक पर होगी चर्चा की शुरुआत। लोकसभा से पारित हो चुका है विधेयक। आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू। आज से दिल्ली में केवल BS6 वाहनों के प्रवेश को ही होगी अनुमति। और बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज ने जीत के साथ की अभियान की शानदार शुरुआत। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी लियांग वांग को हराया। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और ओमान के बीच आज ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ आज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के दौरे पर हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान में भारत के राजदूत GV श्रीनिवास से कई क्षेत्रों में भारत ओमान संबंधों को और आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बात की है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए ओमान में भारत के राजदूत GV श्रीनिवास जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का एंगेजमेंट रहेगा प्रधानमंत्री का? दूसरी बार प्रधानमंत्री ओमान पहुंच रहे हैं। जो कुछ भी संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में वो सब पे काम हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और पिछले 8-10 साल में तो और जोर शोर से काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र का एजेंडा यहाँ पर मतलब हमारे बातचीत में दोनों देशों के यहाँ के सुल्तान और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जरूर आएगा वहाँ पर। और उसको मैं गिनाना शुरू करूँ तो मैं जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो सामरिक महत्व का जो संबंध है हमारे बीच में 2008 में जो स्थापित हुआ और जिसके तहत डिफेंस रिलेशनशिप, मैरीटाइम रिलेशनशिप, पायरेसी को मतलब कंट्रोल करना, पर वाटर को सेफ रखना, ये सब तो चल ही रहा है हमारा स्ट्रैटेजिक के रूप में। और अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर तो भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। किस किस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर बिजनेस का फोरम भी हो रहा है। 6,75,000 के जो लोग हैं सारे के सारे उत्सुक हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ तो उनका जोर शोर से स्वागत हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कम्युनिटी का एंगेजमेंट किया जाएगा। एक बात और भी कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर भारत का जो CBSE का एजुकेशन है वो 50 साल पुराना है। तो मस्कट से शुरू हुआ था 1975 में, तो उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी कम्युनिटी के साथ में संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, तो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी कैसे परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को कहते हैं कि इसको टेंशन में मत लो बल्कि इसको त्योहार की तरह मनाओ। तो शायद कुछ संदेश वहाँ से भी निकल कर आए, ये उम्मीद यहाँ के लोगों में काफ़ी मैंने देखी हुई है। देखें, 2018 में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और उस समय भी प्रधानमंत्री की विजिट काफ़ी सफल विजिट रही थी। बहुत सारे समझौतों पर साइन भी हुए और बहुत सारे समझौतों पर दोनों देश आगे भी मिलकर चले। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने देखा है कि ओमान भारत के साथ खड़ा रहता है। तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ खास होगा?
सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सपना सारे देश को साथ में लेके चल रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बने 2047 तक के। उसके चलते जितनी भी चीज़ें भारत में हो रही हैं, लगभग उस टाइप का अंदाज ओमान के सुल्तान का भी है, जो कि विजन 2040 के तहत अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच में सिनर्जी बहुत जोरदार है, जो 2023 में भी अंकित हुई थी, जिसके बारे में एक रोड मैप की तरह बना हुआ था। हर एक पे क्रियान्वयन हो रहा है, कई चीज़ें क्रियान्वित हुई हैं, कुछ और भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमने ये भी देखा है कि सर ओमान के और भारत के संबंधों को देखें, खासतौर से रक्षा क्षेत्र में एक तरीके की रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत नजदीक आए हैं। सामरिक महत्व तो पूरा बनता है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा आधारभूत स्तंभ ही उस चीज़ का जो है हमारा सामरिक संबंधों का, जो कि 2008 में यहाँ पे स्थापित हुआ था, एक बहुत बड़ा अंग इस चीज़ का है यहाँ पर। तो उस चीज़ को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश तमाम समझौते और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के साथ आएंगे। कैमरामैन मोर मुकुट और आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवा पीढ़ी से खास लगाव रहता है। हर साल प्रधानमंत्री इसके लिए बच्चों से संवाद भी करते हैं, ताकि बच्चे अपने भविष्य को लेकर दिशा तय कर सके। डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान की राजधानी मस्कट में एक इंडियन स्कूल का दौरा किया और कुछ स्टूडेंट से बातचीत की, जिनके प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उनके कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा बनने की उम्मीद है। इस समय ओमान के इंडियन स्कूल मस्कट में हैं और आपको बता दें कि पूरे ओमान में करीब 22 स्कूल हैं, जहां पर 48,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। शिक्षा का ये सिलसिला 1941 से शुरू हुआ। 1975 में प्रॉपर स्कूल बना। उसके बाद सीबीएसई की पढ़ाई, और यहाँ हज़ारों जो स्टूडेंट हैं अपने भविष्य को संवार रहे हैं। किंडर से लेकर 12वीं तक की जो एजुकेशन है वह यहाँ दी जाती है, ताकि इन बच्चों का भविष्य भी इंडिया में दूसरी जगह जैसे बच्चे अपने भविष्य को संवार रहे हैं उसी तरीके से हो, और किसी तरह की शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। प्रधानमंत्री ओमान पहुंच रहे हैं। 2018 में भी प्रधानमंत्री ओमान आए थे। ओमान में इंडियन कम्युनिटी के करीब 7.25 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं 48,000 के करीब। इस समय कुछ बच्चे हमारे साथ हैं इंडियन स्कूल मस्कट के। बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो और क्या क्या अच्छा लगता है? ऐसे तो हर बच्चों को ये होता है कि जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम करीब आ रहे होते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ता जाता है। और मैंने परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन अटेंड किया था पिछले साल, सो इट रियली हेल्प। उन्होंने जो भी अपने कहा, बहुत सारे छात्रों ने उनसे क्वेश्चंस पूछे तो उनके जवाब उन्होंने दिए और उससे प्रेशर मेंटेन हो गया था। क्या अच्छा लगता है जब पीएम बात करते हैं बच्चों से? आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, परीक्षा पे चर्चा जैसे विषयों में वो तमाम बातों का जिक्र करते हैं। तो क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करती है? जिस तरीके से वो हम सबके साथ बात करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। अभी पीएम ओमान भी आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को उम्मीद है, बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि शायद पीएम से मुलाकात हो। तो कैसा लग रहा है अगर पीएम आप लोगों से मिलेंगे तो कैसा मन में रहेगा? सबसे पहले तो पीएम आ रहे हैं, उसके लिए जो एक्साइटमेंट होती है वो तो सब में है ही। और हम सब बच्चों को एक ऐसा मौका मिल रहा है कि हम 18 तारीख को पीएम को देख सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। तो उसके लिए तो हम ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है। जो योजनाएं होती है वो देख के हमें खुशी होती है कि भारत में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जो विकसित भारत 2047 है उसकी तरफ भारत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, पीएम जब परीक्षा पर चर्चा जैसे विषयों पर बात करते हैं तो वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट होता है? उसके लिए जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ सहायता करता है वो सब चीज़ें? यही बात आती है मन में कि कैसे दुनिया के एक टॉप वर्ल्ड लीडर इतने पास से स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। मैंने तो किसी और लीडर को ये करते हुए नहीं देखा। फिर यही बात होती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है वो बात, क्योंकि कैसे हमारे जो सिमिलर एज के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे अपने चैलेंजेस फेस करते हैं, कैसे उन्हें पार करते हैं, फिर उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लग रहा है कि सही कह रहे थे आपके मित्र, या आपको भी उसमें कुछ ऐड ऑन करना है? एक्साइटमेंट तो बहुत है। एज उसने जैसे कहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलना कभी सोचा भी नहीं था।
तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है। फ्यूचर में क्या सोचा है? अभी जैसे आप स्कूलिंग में हैं, इसके बाद आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे, तो फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि भारत भी तेज़ी से विकास कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, और हम लोग दुनिया में नाम भी कमाना। तो क्या फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं आप अपना और भारत का भी? पीएम तो मेरे को तो बहुत इंस्पायर कर चुके हैं आने इन दीज मैनी ईयर्स। बच्चों को बहुत हम्बल रहते, बहुत स्वीट रहते हैं हमारी तरफ, कंसिडरिंग दैट ही इज सच अ बिग पर्सन एंड हिम एक्टिंग सो स्वीटली बहुत हमको सिखाता है कि हाउएवर हाउ यू गो इन लाइफ यू शुड ऑलवेज बी गुड टू एवरीवन नो मैटर वेयर दे आर इन लाइफ। ये बच्चे हैं, किस तरह की सोच है इनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर विशेष लगाव बच्चों के साथ रहता है। उम्मीद की जा रही है और ये बच्चे भी इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा इनको मिलता है। और 48,000 के करीब बच्चे ओमान में पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये संख्या बड़ी है और बेसब्री से ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान में इंतजार कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट में गल्फ कंट्री का सबसे पुराना मंदिर है। गुजरात से आए कारोबारियों से कई 100 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था। 2018 में जब प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे थे तब उन्होंने इस मंदिर में भी पूजा की थी। पूरी गल्फ कंट्री में इस मंदिर की बहुत धार्मिक मान्यता है। देखिए मस्कट से संवाददाता नीरज सिंह की एक और खास रिपोर्ट। इस समय हम ओमान की राजधानी मस्कट में हैं और आपको बता दें कि मस्कट में गल्फ कंट्री का सबसे पुराना शिव मंदिर है। दो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मस्कट पहुंचे थे तो इसी शिव मंदिर में उन्होंने पूजा करी थी। आपको बता दें कि श्री आदि मोतीश्वर महादेव का ये मंदिर है और ये मंदिर जितना पुराना है उतना ही पुराना भारत और ओमान के बीच संबंधों का एक तरीके से रिश्ता भी है, क्योंकि गुजरात से बड़ी संख्या में जो कारोबारी थे वो ओमान पहुंचते थे और ओमान में उनकी पूजा पद्धति किसी तरह से बाधित ना हो उसके लिए कई 100 साल पहले ये शिव मंदिर बनाया गया था। ये पुरातन मंदिर करीब 350 साल वर्ष पुराना है और मांडवी कच्छ से जो गुजराती यहाँ आए थे प्रवासी के रूप में, बाद में यहाँ स्थित हो गए और उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पर चालू किया। उस समय से ये मंदिर स्थापित है। जो शिवलिंग है यहाँ पर वो स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू है और बहुत काफी पुराना टेम्पल है ये सर। श्री आदि मोतीश्वर महादेव को समर्पित ये पूरा का पूरा मंदिर है। काफी मान्यता है इस मंदिर की। अगर यहाँ आप देखें तो मंदिर प्राचीन रूप में किस तरह का था वो आपको इन फोटोग्राफ में आपको दिखाई देगा। गल्फ कंट्री में सबसे पुराना श्री आदि मोतीश्वर महादेव का ये मंदिर है और इस मंदिर की मस्कट में बहुत धार्मिक मान्यता है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। इस चर्चा में 98 सांसदों ने भाग लिया। लोकसभा की कार्यवाही रात 1:35 पर स्थगित कर दी गई। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। यह चर्चा 4 घंटे तक चलेगी। इस चर्चा में कांग्रेस से प्रियंका गांधी, बीजेपी से बांसुरी स्वराज और निशिकांत दुबे भाग लेंगे। इस अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। वहीं बात राज्यसभा की जाए तो राज्यसभा में आज परमाणु ऊर्जा से जुड़े शांति विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य और जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण और नाभिकीय विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये शांति विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा नारियल विकास बोर्ड के निर्वाचन से जुड़ा प्रस्ताव रखेंगे। यह प्रस्ताव नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जिससे ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बल मिलेगा। रायसेन जिले की ग्राम पंचायत वनगवा के ग्रामीणों और महिलाओं ने जी रामजी विधेयक 2025 की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। मेरा घर परिवार चलेगा। मोदी जी को धन्यवाद। पहले सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार दिया जाता था, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे लोग बागों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी रोजगार उनको ग्राम पंचायत में ही मिलेगा। इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले मुझे 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब बढ़ के 125 दिन की मजदूरी हो गई है। उससे मेरा घर परिवार बहुत अच्छी तरह से चलेगा। मोदी जी को धन्यवाद। पहले हमको 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन की मिलेगी। मैं मोदी जी का बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि मोदी जी ने इतना कदम लिए, हमें अब पैसे ज्यादा मिलेंगे मजदूरी के। पहले जो है कि 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, तो क्या है कि मजदूर लोग काम भी नहीं कर पाते थे और बाहर जाते थे काम करने के लिए। लेकिन अब मोदी जी की मेहरबानी से अब अगर देखा जाए 125 दिन मजदूरी कर दी गई है, तो उससे क्या है कि अच्छे से ये मजदूर अपना भरण पोषण कर पाएंगे और बाकायदा अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या अहम फैसले लिए और आज से क्या क्या सख्ती लागू हो चुकी है। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHP+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंग मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
ब्रेक के बाद स्वागत। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू हो गया है। यानी कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटरों और पुलिस को पहले दिन से ही इसका पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसे लागू करने के प्लान के तहत बिना वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसीसी वाली गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन BS6 गाड़ियों को शहर में आने से रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पॉइंट समेत 126 चेक पॉइंट पर 580 पुलिस वाले तैनात रहेंगे, जिन्हें 37 प्रखर वैन का सपोर्ट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमें भी पेट्रोल पंपों और खास एंट्री पॉइंटों पर तैनात रहेंगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रैब पाबंदियों से प्रभावित कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैब 3 के तहत जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो मजदूरों पर सबसे ज्यादा इसका बुरा असर पड़ा था। इसे देखते हुए दिल्ली श्रम मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए ग्रैब 3 मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कदम भी उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार धौलाकुआं से धारूहेड़ा के बीच 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थापित अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, दिल्ली के मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। करीब 12,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में इस संग्रहालय को प्रथम चरण में विश्व के प्रतिष्ठित मेट्रो संग्रहालयों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसमें उन्नत प्रदर्शन प्रणालियों और इंटरैक्टिव अनुभव उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर होने की वजह से लोग आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। यह संग्रहालय 19 दिसंबर यानी शुक्रवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और क्या खासियत है इस संग्रहालय की, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बनाया गया है दिल्ली मेट्रो संग्रहालय। क्या खासियत है इस संग्रहालय की, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ 10 रुपए की टिकट लेने के बाद आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि दिल्ली मेट्रो का गठन कब हुआ, उसका प्रमाण पत्र यहाँ दिखाया गया है कि 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू लाइन का काम हुआ है, वो किस तरह से बिल्कुल घिरे हुए आबादी के बीच में से दिल्ली मेट्रो को निकाला गया है। इंटरैक्टिव रूट मैप के साथ यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो की जर्नी रही है। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से टनल बोरिंग मशीन काम करती है और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। तो हम भी इसका अनुभव लेते हैं। एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग ए मेट्रो ट्रेन। इस पूरे म्यूजियम का सबसे आकर्षण का केंद्र ये ड्राइविंग है, यानी कि आप अगर मेट्रो के इस म्यूजियम में आ रहे हैं तो किस तरह से मेट्रो चलती है, उसको किस तरह से चलाया जाता है, वो ट्रैक के ऊपर यहाँ पर आप खुद भी चला सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आप मेट्रो को चलाने का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं मेट्रो इस समय चला रहा हूँ और हॉर्न भी मैंने दिया है कि किस तरह से हॉर्न दिया है, कितनी स्पीड में जा रही है। और ये मैं अगर रोकना चाहता हूँ तो देखिए मैंने ये मेट्रो रोक भी दी है। अगर आप लाल किला, लोटस टेम्पल और बंगला साहिब को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो का जाल पूरी दिल्ली में बिछा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो की लाइनें हैं पर्यटक स्थलों को भी जोड़ रही हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है कि किस तरह से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर मेट्रो हैं और कहाँ कहाँ पर कोई फॉल्ट भी अगर आया है दिल्ली मेट्रो में तो यहीं बैठकर पता लगाया जा सकता है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महान व्यक्तित्वों के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर यात्रा की है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या 2002 की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी तस्वीर यहाँ देखी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो क्विज भी यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी बनाई गई है, यानी कि आप यहाँ से दिल्ली मेट्रो के सामान को भी खरीद सकते हैं।
इस संग्रहालय में आकर आप अपनी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आप तस्वीर ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप दिल्ली मेट्रो के अंदर किस तरह से ट्रेन चला रहे हैं उसका अनुभव करते हुए भी अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। कैमरामैन श्रीनिवास और विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।